दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तपजप। आज दिनांक 3 अप्रैल 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। आपको कुछ खास सूचनाएं, खास जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुनेंगे। जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल तपजप को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे, कानून के विषय में जानकारी मिलती रहे। चूँकि साथियों, ध्यान रखना, कानून ही एक ऐसी चीज़ है कि यदि आपको उसका ज्ञान हो जाए तो आपकी शान में बट्टा लगाने वालों को दंड मिलेगा और आपकी शान बढ़ेगी, ख्याति बढ़ेगी, आपका जीवन सुखमय होगा। यानी कानून का ज्ञान बढ़ाए शान, दिलाए सबका भुगतान। और यदि आपको कानून की जानकारी नहीं होगी तो आप भुगतान लेना तो बड़ी बात है, ठीक से अपनी और अपने परिवार की जीवन भी, जिंदगी भी जी नहीं सकोगे, परिवार को चला नहीं सकोगे। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। इससे जो भी मुंह मोड़ेगा या जो इसको समझना नहीं चाहेगा, वो निश्चित रूप से अपने जीवन को नरक में तब्दील कर लेगा। साथियों, स्वागत है आपका आज से आरंभ हो रही इस खास सीरीज में, जिसको हम नाम दे रहे हैं मिशन भुगतान सीरीज। तो आज ये पहला एपिसोड होगा इस सीरीज का, और ये लगातार नियमित रूप से जब जब मुझे समय मिलेगा प्रयास करूंगा, प्रतिदिन नहीं तो तीसरे दिन ज़रूर एक एपिसोड बनाऊं और उसमें उन तमाम ठग कंपनीज, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराऊं, जिन्होंने भी देश के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई ठगी की है, धोखाधड़ी की है और उनकी मेहनत के पैसे को हड़पा है, और उन निर्दोष जमाकर्ताओं का, निवेशकों का पैसा अब कैसे मिल सकेगा, इस विषय पर भी विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराऊंगा इस सीरीज में। इसलिए तमाम साथी इस सीरीज को ध्यानपूर्वक सुनकर अपना भुगतान प्राप्त करेंगे। क्योंकि मेरा जो लक्ष्य है वो हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना है। और ये काम तभी हो सकता है जब देश के प्रत्येक उस निर्दोष व्यक्ति का पैसा उसे वापस मिल जाए, जो उसने बड़ी मेहनत, आशा और विश्वास के साथ किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा किया था। मेरा ये सूत्र वाक्य है दोस्तों कि मैं उन एक तरह से मर चुके या ये मान चुके कि हमारा पैसा मर गया, उन ठगी पीड़ितों में जोश और उत्साह पैदा करना मेरा लक्ष्य है, ताकि वो इस जोश और उत्साह और कानून के ज्ञान के बल पर, इसकी मदद से अपना डूबा हुआ जमाधन लेकर मेरे और अपने और सबके पावन पवित्र हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकें और साथ साथ ठगों का और बेईमानों का बहिष्कार कर सकें। ये इतना सा काम मेरा है दोस्तों, और इसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको भी अपने संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार से जोड़ रहे हैं। और वो इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि आप सबका भी यही लक्ष्य बन जाए, यही स्वप्न बन जाए। और हम सबका स्वप्न जब एक हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम अपना पैसा भी वापस ले लेंगे और अपने पावन पवित्र देश को भी ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकेंगे। दोस्तों, शुरुआत करता हूं। आज की एक खबर है रेवाड़ी, हरियाणा से। वैसे कल मैंने वीडियो में बताया था कि वहां के डीसी ने अपने कार्यालय के बाहर एक नोटिस बोर्ड चस्पा किया कि कमरा नंबर 109 में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक यहाँ PACL, सहारा, PGF इत्यादि ठग कंपनी के निवेशकों के या कहीं पीड़ितों के भुगतान के आवेदन जमा होंगे। और उसने ये भी बताया था कि क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। ये बात मैंने कल विस्तार से साथियों बताई थी, लेकिन आज एक
खबर छपी है दोस्तों, उसमें क्या बोलते हैं, ये देख रहे होंगे आप, ये नोटिस बोर्ड कल डीसी रेवाड़ी ने ही अपने कार्यालय पर चस्पा किया था। इसे मैं भी फेसबुक पर भी लगाऊंगा, फेसबुक मेरी मदन लाल आज़ाद के नाम से है, उस पर जाकर के इसको देख लेना। ये वहाँ के ऑफिस का ही है, डीसी ऑफिस और उसी के आदेश से लगा था, बाकायदा रिसीविंग दे रहे थे, फाइल नंबर दे रहे थे। लेकिन आज के जो दैनिक भास्कर में एक खबर छपी है दोस्तों, इसको भी मैं साथ लगाऊंगा। ये लिख रहा है अखबार के, अफवाह से उमड़ी भीड़, सचिवालय में सप्ताह भर से लगी लाइन, पीएसीएल के पैसे रिफंड के लिए 10,000 आवेदन आए, डीसी बोले ऐसे ऐसे कोई आदेश नहीं, न आए लोग। तो साथियों, इसी पर चर्चा करता हूँ शुरू आपको कि ये या तो डीसी पगला गया है, या इसको समझ नहीं है, या ये किसी प्रेशर में है, ठगों के में, इसलिए इस तरह का ये बयान दे रहा है। वैसे मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये उसी ने बयान दिया है या किसी अखबार वाले ने स्वयं छाप दिया है, या मुझे खबर मिली है कि रेवाड़ी में कुछ दलाल किस्म के लोग एक आवेदन पर जमा कराने के 500 रुपये ले रहे थे। तो चूँकि हमारा जो कारवां है वो तो फ्री वाला है कि निःशुल्क जमा करो, कोई पैसा देना ही नहीं है किसी को। तो जो भीड़ इकट्ठी हो रही है उससे घबराकर संभवतः उन दलालों ने और बेईमान ऑफिसर्स ने एक गठजोड़ बनाया होगा कि जब एक आवेदन पर 500 रुपये मिल सकते हैं दलालों के माध्यम से, तो ये फ्री में क्यों आवेदन हो, क्यों भीड़ लगे। चूँकि जब 2-3 दिन में 10,000 लोगों के आवेदन आ गए, तो जाहिर सी बात है 10 लाख से कम पीड़ित रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में नहीं होंगे। और 10 लाख का ही जो एनसीआरबी का आंकड़ा है वो है कि प्रत्येक जिले में देश के में 10 लाख लगभग ठगी पीड़ित हैं। ऐसे लोग हैं जो ठगी की घटनाओं का शिकार हुए हैं, ठगी प्रकरणों में फंसकर जिन्होंने अपने पैसे को डुबो दिया है। तो 10 लाख लोगों से लगा लेते हैं आंकड़े, ठग किस्म के लोग, बेईमान किस्म के। यार 10 लाख लोगों से में से अगर 5 लाख लोगों ने भी, 2.5 लाख लोगों ने भी, 2 लाख लोगों ने भी, या 1 लाख लोगों ने भी 500 रुपये दे दिए, तो कई 100 करोड़ रुपये हो जाएंगे। और ये फ्री में हो गया तो स्टेशनरी भी जाएगी, टाइम भी लगेगा, ये भी होगा वो भी होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो डीसी ने हो सकता है इस तरह के दलालों से गठजोड़ होकर के ये फर्जी स्टेटमेंट दे दिया हो, या अखबार ने लोगों को हतोत्साहित करने के लिए डीसी की आड़ में ये फर्जी खबर छाप दी हो कि ऐसा कोई आदेश नहीं है। दोस्तों 3 दिन पहले इसी डीसी ने अपने यहाँ नोटिस चस्पा करवाया था, तो क्या वो बिना आदेश के चस्पा करवा दिया था? और आदेश को झाड़ू मारिए, कोई आदेश हो या न हो, वाट्स एक्ट है हिंदुस्तान में जो देश के तमाम ठगी पीड़ितों को उनके भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान करता है। ये कहता है कि किसी भी ठगी पीड़ित का पैसा, चाहे किसी भी कंपनी में डूबा हो, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उसका पैसा सरकार वापस करेगी, 2 से 3 गुना पैसा वापस करेगी, 180 दिन में करेगी, सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों के माध्यम से करेगी। और हरियाणा में डीसी को वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत एओ यानी सहायक सक्षम अधिकारी बनाया गया है प्रत्येक डीसी हरियाणा में। ये नोटिफिकेशन है, हरियाणा सरकार का रूल्स तय किए हैं उसने कि प्रत्येक डीसी जो है, जिला उपायुक्त जिसको हरियाणा में बोल देते हैं, पंजाब में, हिमाचल में, दिल्ली में भी, झारखंड में भी, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारी बोलते हैं, डीएम बोलते हैं, कहीं कलेक्टर बोल देते हैं, कहीं जिला पदाधिकारी बोल देते हैं, कहीं कुछ बोल देते हैं, कहीं कुछ बोल देते हैं, लेकिन उसका यूनिक नाम डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसको एओ बनाया गया है वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत। और जब उसके अंदर वो इसको एओ बना दिया, सहायक सक्षम अधिकारी बना दिया, तो उसकी ड्यूटी बन गई कि वो प्रत्येक ठगी पीड़ित के आवेदन लेगा और उनका भुगतान कराएगा और ठगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ये अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का प्रोसीजर है, उसका नियम है जो पूरे देश में लागू होता है। तो ये जो डीसी ऐसा कह रहा है कि ऐसा कोई आदेश नहीं है, वो गलत है। अगर वो ऐसा कह रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर पीड़ित चाहें तो उसकी शिकायत करें शासन को, उच्चाधिकारियों को, कोर्ट को कर सकते हैं, कहीं भी नहीं तो एक वकील कर लो, 500 रुपये का, 1000 रुपये का, उसके खिलाफ 156(3) में मुकदमा फाइल करवा दो, हो जाएगा। अखबार को भी पार्टी बना सकते हो आप कि भाई ये फेक खबर चलाई लोगों को हतोत्साहित करने के लिए, उनके अधिकारों का
अतिक्रमण करने के लिए। दूसरी और एक बात दोस्तों, बर्ड्स एक्ट को भी एक तरफ रख दीजिए, मान लीजिए कि बर्ड्स एक्ट था ही नहीं। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री छाती ठोक के कहते हैं कि मैंने ये कानून बनाया है सबका भुगतान कराने के लिए, देश के तमाम ठगी पीड़ितों को न्याय देने के लिए, देश के तमाम ठगों को प्रतिबंधित करने के लिए, और 3 लाख कंपनीज को इसी कानून के तहत बैन किया गया है। हालांकि वो पीएसीएल की बात कर रहा है, केवल डीसी, अगर इस अखबार की बात को माने तो। लेकिन इस कानून का, बर्ड्स एक्ट का, पीएसीएल से या सहारा इंडिया से या केबीसीएल से या समृद्धा से या साई प्रसाद से या बाइक बोर्ड से लेना देना नहीं है इंडिविजुअली। ये कानून देश की तमाम उन कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए है जिन्होंने भी किसी व्यक्ति से कोई जमा राशि किसी भी बहाने से स्वीकार की है, रियल एस्टेट के नाम पर, जमा योजना के नाम पर, जीवन बीमा के नाम पर, रिटर्न के नाम पर, क्रिप्टो करेंसी के नाम पर, स्वरोजगार के नाम पर, या आर्थिक स्वावलंबन के नाम पर, या स्टार्टअप के नाम पर, या किसी भी तरह से अगर किसी ने 1 रुपया भी किसी व्यक्ति से लिया है और उसे वापस नहीं किया अपने वायदे के मुताबिक, तो ऐसी तमाम कंपनी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनबीएफसी, फर्म, एसएसजी, बैंक, स्टाफ सोसाइटीज इत्यादि सब इस एक्ट के दायरे में आ जाती हैं। केवल बात पीएसीएल, पल्स या सहारा या आदर्श की नहीं है, ये कानून सभी पर लागू होता है, सभी के पीड़ितों के भुगतान के लिए है। फिर भी मैं कहता हूं इस कानून को आप एक तरफ रख दीजिए, मत करो इस कानून की बात। लेकिन देश के दूसरे भी तमाम कानून हैं, देश का एक संविधान है जो हमें कुछ मौलिक अधिकार देता है। ये फंडामेंटल राइट है प्रत्येक अपराध पीड़ित का, यानी ठगी पीड़ित का, कि वो अपना भुगतान का आवेदन, साथ साथ जिन लोगों ने या जिन कंपनीज ने या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने उसके साथ ठगी की, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करवाने के लिए कोई भी पीड़ित किसी भी जिले का, किसी भी तहसील का, अपने अपने जिलाधिकारी यानी डीएम, डीसी, जिला कलेक्टर के यहाँ आवेदन दे सकता है, शिकायत कर सकता है। उसके साथ साथ अपने जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या पुलिस अधीक्षक या पुलिस कमिश्नर को अपना आवेदन दे सकता है। और ये दोनों व्यक्तियों के कार्यालय का कोई कर्मचारी या अफसर या ये स्वयं, यानी जिला कलेक्टर, डीसी या पुलिस का जो जिले का कप्तान होता है, बड़ा अधिकारी होता है, वो या उसके कार्यालय का कोई भी कर्मचारी या अफसर किसी भी व्यक्ति को मना नहीं कर सकता उसका आवेदन लेने से या उसकी शिकायत लेने से, बशर्ते वो व्यक्ति उस जिले का निवासी हो, उस जिले में रह रहा हो। निवासी से मतलब ये नहीं है कि उसके पास कोई आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या वहाँ का या वोटर कार्ड हो। वो अगर उस जिले में सामान्य रूप से भी निवास करता है तो वो अपने जिले के डीसी को, जिलाधिकारी को, डीएम को, कलेक्टर को, एसपी को, एसएसपी को, पुलिस कमिश्नर को अपनी शिकायत दे सकता है। और उस शिकायत पर विधि सम्मत कार्रवाई करना वैधानिक ड्यूटी है प्रत्येक डीएम की, प्रत्येक एसपी की। और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ पीड़ित आवेदक उनके उच्चाधिकारियों को शिकायत कर सकता है, उनके खिलाफ एक्शन की मांग करते हुए, अपने पुनर्भुगतान की मांग करते हुए, अपने राज्य के शासन को शिकायत दर्ज करा सकता है। और कोई ना सुने तो 156(3) जो सीआरपीसी की धारा होती थी, अब तो नई हो गई है वो, उसके अंतर्गत वो अपने जिले के जो मजिस्ट्रेट होते हैं, दंडाधिकारी होते हैं, न्यायिक दंडाधिकारी, उनके यहाँ भी परिवाद दाखिल कर सकता है। अपने देश के प्रधानमंत्री को उनकी शिकायत भेज सकता है, पब्लिक ग्रीवांस कमीशन को अपनी शिकायत भेज सकता है, ह्यूमन राइट कमीशन को अपनी शिकायत भेज सकता है, एससी है तो एससी आयोग को भेज सकता है, एसटी है तो एसटी आयोग को भेज सकता है, महिला है तो महिला आयोग को शिकायत भेज सकती है। इस तरह की हरकत किसी डीसी या
एसपी के करने पर यदि वो ये कहे कि मैं किसी अपराध पीड़ित का या ठगी पीड़ित का आवेदन नहीं लूंगा, उस पर विधि सम्मत कार्रवाई नहीं करूंगा, ये फंडामेंटल राइट है आप सबका, आप दे सकते हैं और उन्हें लेना पड़ेगा। चूंकि आपको कानून का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो लोग आपको बहला फुसला लेते हैं, डरा धमका देते हैं, मूर्ख बना देते हैं और आप शांति से बैठ जाते हो अपने मौलिक अधिकार का अतिक्रमण हो जाने के पश्चात। दोस्तों, मौन नहीं बैठना है। वो डीसी या ये अखबार कह रहा है कि साहब अफवाह थी सोशल मीडिया पर, अफवाह नहीं थी, और मान लिया ये अफवाह भी थी तो 10,000 लोग गए ना आप वहां अफवाह पे। और जब आपको सच में कहीं बुलाया जाता है तो भले आदमी इतने स्वार्थी हो जाते हो कि राधेश्याम चला गया तो घनश्याम जाके क्या करेगा, कमरुद्दीन चला गया तो अलीद्दीन को क्या ज़रूरत है, सिंह साहब चले गए तो पंडित जी को क्या ज़रूरत है, वहाँ नहीं आते हो। ये दुनिया लोकतंत्र जनमत से चलता है, कानून वानून सब धरे रह जाते हैं एक तरफ को, अगर जनमत इकट्ठा हो जाए तो। जनमत के सामने तो भगवान झुक जाते हैं। इन बेईमानों की औकात क्या है? जैसे आपने, जब आपको खबर मिली, हालांकि वो फर्जी नहीं थी, सच्ची खबर थी, डीसी ऑफिस पे नोटिस चस्पाएं, एक्ट है बाकायदा, लेकिन आप उस खबर को सुनकर सोशल मीडिया पर वायरल होने से आप पहुंच गए 10,000 की संख्या में एक ही दिन में रेवाड़ी डीसी के यहाँ। ऐसे ही आप अगर वास्तव में पहुंच जाओ अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपना भुगतान पाने के लिए, हर जिले पर 10,000 लोग एक दिन में, तो किसकी माँ ने दूध पिलाया है, किसमें इतनी ताकत है जो आपका भुगतान ना करे? करना पड़ेगा उसे, क्योंकि जनमत से ही देश चल रहा है। लोकतंत्र का मतलब ही जनमत होता है। जनमत खड़ा हो जाए तो सब कानून एक तरफ धरे रह जाते हैं, कोई नया कानून बना दिया जाता है तुरंत आनंद पानंद में। नहीं तो विवेकाधिकार हैं तमाम जिलाधिकारियों को, एसपी को, सीएम को, डिविजनल कमिश्नर को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, गवर्नर को, बहुत सारे विवेकाधिकार हैं तमाम जजेस को, वो उनका इस्तेमाल करके आपका पैसा दिला सकते हैं, जबकि अब तो कानून भी है आपके लिए। लेकिन आप लोग जागरूक नहीं हैं, आपको कानून का ज्ञान नहीं है, इसलिए आपकी अज्ञानता का लाभ देश के ठग और सिस्टम में बैठे हुए बेईमान अधिकारी उठाते हैं। और ये जो मीडिया माफिया, पॉलिटिशियंस, ऑफिसर्स, क्रिकेटर्स, फिल्मकार का ठगों के साथ जो गठजोड़ है, एक जो गैंग इन सब ने बना रखा है, वो बारी बारी से आपकी भावनाओं के साथ, आस्था के साथ खिलवाड़ करता रहता है, आपके पैसे को ठगता रहता है, लूटता रहता है, और आप खून के आंसू रोते रहते हैं। आपको न्याय नहीं मिलता, आपका पैसा वापस नहीं मिलता, और अंततः आप थक हार कर बैठ जाते हैं इस पूरी लंबी कानूनी प्रक्रिया में फंस करके। जबकि बट्स एक्ट तो 180 दिन में गारंटी दे रहा है आपके पैसे की, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना। मैं पीएसीएल पर ही कल भी चर्चा करूंगा, चूंकि इतना समय आप लोगों के पास होता नहीं है कि इतनी लंबी वार्ता सुन सको, तो 20 मिनट या आधे घंटे का ही ज़्यादा से ज़्यादा ये मेरा वीडियो होगा। और 15-20 दिन तो मुझे लग रहा है पीएसीएल का इतिहास बताने में कि इसमें कौन कौन लोग सम्मिलित थे, क्या प्लानिंग थी, पोंजी स्कीम्स होती क्या हैं, पिरामिड स्कीम्स होती क्या हैं, ठगों का कॉमन एजेंडा क्या होता है, आप लोगों की कॉमन मानसिकता क्या होती है। इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा इस भुगतान सीरीज के अंतर्गत। तो तमाम साथी इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, रोजाना सुनेंगे, नियमित रूप से दूसरे साथियों को भी सुनाएंगे, ताकि एक देश में अवेयरनेस पैदा हो, जागरूकता पैदा हो। चूँकि पीएसीएल पल्स के अकेले के 6 करोड़ के लगभग विक्टिम हैं दोस्तों, और बमुश्किल अभी 17 या 18 हज़ार लोगों का पैसा मिला है, वो भी शायद 19,000 से कम का। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका 5,000 भी अभी तक वापस नहीं मिल चुका है, एफडी तो किसी का पैसा वापस नहीं मिला है। तो इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, जल्दबाजी से कोई काम होना नहीं है, क्योंकि ये संयम और साहस का काम है। मैं हमेशा कहता रहता हूं कि ये 1-2 दिन की लड़ाई नहीं है, ये लंबी लड़ाई है। इसके लिए हमें संयम रखना होगा, धैर्य रखना होगा, और निरंतर इस लड़ाई को जारी रखना होगा, ताकि न केवल पीएसीएल के 6 करोड़
ठगी पीड़ितों का भुगतान हो, बल्कि सहारा समूह के 12 करोड़ पीड़ितों का भी भुगतान हो, टोगो रिटेल मार्केटिंग वालों का हो, जीसीए वालों का हो, बाइक बोट वालों का हो, रोज वैली वालों का हो, आदर्श वालों का हो। कहने का मतलब देश की 20 से कहीं ज्यादा हो चुके 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का भुगतान तय समयावधि के अंतर्गत हो। 2024 में ही ये सबका भुगतान हो जाए, क्योंकि 2023 में भुगतान की गति बहुत धीमी रही है। चंद लोगों के भुगतान को हम अपनी संपूर्ण सफलता नहीं मान सकते। आंशिक सफलता वो अवश्य है, लेकिन संपूर्ण सफलता तो तभी प्राप्त होगी जब वर्ष 2024 में हम देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करा दें, और 2025 जब लगे तो हम हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए अगली लड़ाई का आरंभ करें दोस्तों। चूंकि अब तो शासन आपके साथ खड़ा हुआ है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री रोज कह रहे हैं कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। जून के बाद भ्रष्टाचारियों का काल बन करके प्रधानमंत्री उन पर टूटेंगे। तो आपको भी प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करने हैं, और यदि ठग प्रधानमंत्री को डराने धमकाने का या दबाने का, कमजोर करने का प्रयास करें कि सत्ता में आ गए हो, किस लिए बकलोली कर रहे हो, चुप बैठ जाओ, पैसे लेते रहो, तो हमें वो भी नहीं होने देना है। पूरी मजबूती के साथ न केवल अपने प्रधानमंत्री के मिशन को पूर्ण करना है, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना है, देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में ले जाना है, और साथ साथ उन तमाम ठगों को, बेईमानों को, झूठों को सख्त से सख्त सजा दिलानी है, जो हमारी भावनाओं से, हमारी आस्था से लगातार खिलवाड़ करके देश को लगातार ठग रहे हैं, ठगते रहे हैं। तो मिलता हूं कल आप सबसे। जय हिंद, जय भारत।